हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और जैसा आप लोगों ने कहा था कि सर रिवीजन सीरीज भी चालू कर दो, सिलेबस तो हो गया है। तो देखो पीवाईक्यूज चल रहे हैं। अच्छा, पीवाईक्यूज में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हो गए हैं। कितने पीवाईक्यूज बचे हैं? एक डीएफ ब्लॉक एलिमेंट का, एक अमाइंस का और एक बायोमोलिक्यूल्स का। अब हम लोग वन शॉट सीरीज शुरू कर रहे हैं, मतलब एक के एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्यूशंस पढ़ लिया था, अब मैं आज आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन का वन शॉट कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो हेलो अल्केन हेलो अरीन के अंदर वो कौन कौन सी चीजें जो हम लोगों को रिवाइज करना है। गाइस, व्हाट आर अलाइलिक कंपाउंड्स? देखिए, अलाइलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जिनमें आपका हेलोजन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बदले में एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये होते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड में अगेन आपका जो हेलोजन है वो एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके बेंजीन की रिंग से कनेक्टेड होगा। और आप लोग सब जानते हैं कि बेंजीन की रिंग का हर एक कार्बन डबल बॉन्ड कनेक्टिंग होता है, इसलिए वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। विनाइलिक के अंदर आपका हेलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से बॉन्डेड होता है, अटैच्ड होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। एंड अराइलिक के अंदर भी आपका हेलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से कनेक्टेड होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, और वो कार्बन एक बेंजीन की रिंग को बिलोंग कर रहा हो। अब यहां पर हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। देखिए, ये मैंने आप लोगों को कन्वर्जन केमिकल रिएक्शन के अंदर भी सिखाया था, हाउ टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। यहां पर वापस से आ गया। देखिए, अगर आपके पास में अल्कोहल है और अल्कोहल के अंदर आप लोग लूकास रिएजेंट डालते हैं। लूकास रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2। ये आपको RCl प्रोवाइड करके देगा। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा। इस प्रोसेस को ग्रुव प्रोसेस भी बोला जाता है। अगर आप अल्कोहल का ट्रीटमेंट NaBr प्लस H2SO4 के साथ करो, रिफ्लक्स यानी कि एक प्रोसेस होती है, वो करोगे तो आपको RBrNH2O मिल जाएगा। अगर आप अल्कोहल का ट्रीटमेंट फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ करोगे तो आपको 3RxNH3PO3 मिलेगा। अगर आप अल्कोहल का ट्रीटमेंट PCl5 के साथ करोगे तो आपको RCl यानी अल्काइल क्लोराइड, देन आपको POCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और HCl मिलेगा। एंड लास्ट इज थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन तो आपको यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती हुई दिखेगी, HCl बाहर जाती हुई दिखेगी, एंड आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलेगा। इसको डार्जन्स प्रोसेस भी बोला जाता है। तो ये ग्रुव प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस, ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप NaI के साथ RX का ट्रीटमेंट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहां पर X ब्रोमीन या क्लोरीन में से कुछ हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा, यह बात ध्यान रखना। तो बस RI हो जाएगा और NaX बाहर हो जाएगा। हो गया। यहां पर सोडियम ने हेलोजन को लेकर बाहर निकल लिया, आयोडीन अल्काइल हैलाइड से जुड़ गया, अल्काइल ग्रुप से जुड़ गया। स्वार्ट्ज रिएक्शन इकलौती केमिकल रिएक्शन है जो आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाकर देगी। यहां पर आप आपके अल्काइल हैलाइड का ही ट्रीटमेंट AgF, Hg2F2, COF2 या SbF3 में से किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ करोगे तो आपको फॉर एग्जांपल AgF के साथ करो तो यहां का फ्लोरीन ब्रोमीन की जगह ले लेगा और ब्रोमीन को Ag के साथ AgBr बना के बाहर भेजेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के अंदर जैसा आप लोग जानते हैं कि यहां पर हेलोजन फर्स्ट कार्बन पर भी अटैच हो सकता है, सेकेंड कार्बन पर भी अटैच हो सकता है, इसलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। इनफैक्ट अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज वाला कंपाउंड आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए तो यहां पर आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले क्लोरीन यहां अटैच होगा, दूसरा क्लोरीन यहां अटैच होगा, तीसरा क्लोरीन यहां भी अटैच हो सकता है। अब आप बोलोगे सर यहां क्लोरीन अटैच होगा तो, अरे यहां अटैच होगा तो यहां से नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये सेकंड नंबर वाला कार्बन हो जाएगा, है ना। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि यहां पर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक क्लोरीन यहां अटैच हो सकता है, एक क्लोरीन यहां अटैच हो सकता है और एक क्लोरीन यहां अटैच हो सकता है। तो क्योंकि यहां पर हमारे पास में हमने ये वाला पर्टिकुलरली कंपाउंड लिया है तो इस कंपाउंड के अंदर 2 चांसेस है क्लोरीन के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर अटैच होने के। ये कार्बन पर अगर अटैच होगा तो यहां से नंबरिंग करूंगा तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, तो यहां से ये सेकंड, यहां से ये सेकंड, इसलिए 2 ही केस यहां पर बन रहे हैं। एडिशन ऑफ HX अकॉर्डिंग टू
मार्कोनिकॉव रूल, अगर आपके पास में अनसैचुरेटेड अल्केन है तो उसमें आपका एडेंडम जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है, एंड हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर रिएक्शन में पेरोक्साइड डाल दिया तो यहां पर खराश लॉ लग जाएगा। खराश लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसके अंदर आपका एडेंडम जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। गाइस अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जितना बड़ा हेलोजन का एटम होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हेलोजन का एटम बड़ा होगा तो सरफेस एरिया बड़ा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ ये चिपक सकता है। जैसे जैसे आपके एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, जितनी लंबी कार्बन की चेन होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी और चेन की लेंथ घटती जाएगी, वहां पर 4 कार्बन की चेन है, यहां पर 3 कार्बन की चेन है, एक ब्रांचिंग हो गई, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। यहां पर केवल यहां पर भी यही वाला केस हो रहा है, यहां पर देखिए ब्रांचिंग और ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि प्लेन हाइड्रोकार्बन के मुकाबले आपका उल्टा लिख दिया, प्लेन हाइड्रोकार्बन के मुकाबले अगर आपके पास में अल्काइल हैलाइड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा उसका बॉन्ड उस कार्बन से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियस सी बात है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन का कम हो जाएगा उसका कार्बन के साथ में बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा काम करता है आपके एटम का साइज। एटम का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना कमजोर बॉन्ड बनाता है, ये बात ध्यान रखना। तीसरा, म्यू का मतलब होता है डायपोल मोमेंट। म्यू का मतलब क्या होता है? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो होता है इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन। ऑब्वियसली मतलब पोलैरिटी। भाई तुम्हारा हेलोजन जितना ज्यादा पोलर होगा, तुम्हारा हेलोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, वो उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन को उतना पॉजिटिव कर देगा, तो ऑब्वियसली पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आपका डायपोल मोमेंट कम होता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा बढ़ता जाएगा अगर बढ़ना होगा तो। प्रॉब्लम यह है कि इवन दो आपके अल्काइल हैलाइड्स पोलर नेचर के होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए प्रैक्टिकली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी डिपेंड करेगी हेलोजन एटम के साइज पर। जितना ज्यादा बड़ा हेलोजन, जितना ज्यादा बड़ा उसका साइज, जितना बड़ा उसका मास, उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी। इवन यहां पर अल्काइल हैलाइड की बात करूंगा तो जैसे मान लीजिए आपके पास में ये वाला अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CH2Cl, इसका बॉइलिंग, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर अगर मान लीजिए कार्बन का नंबर कम हो जाता है तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, कार्बन का नंबर कम होता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाले न्यूक्लियोफाइल को बाहर कर देगा जो ऑलरेडी अटैच्ड है। इतने टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर आपके पास में एक इथाइल ब्रोमाइड का मैंने एग्जांपल लिया है, अगर आप उसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हो तो Br को ये OH रिप्लेस करके इसको अल्कोहल बना लेगा। अगर आप इसका ट्रीटमेंट NaC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी सोडियम इथाइलिन के साथ करते हो तो सोडियम इथाइलिन का सोडियम इसके Br को लेकर NaBr बन के बाहर हो जाएगा और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच होकर बना लेगा इस प्रकार का कंपाउंड C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर ये आपका NaBr आपको बाहर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप KCN के साथ ट्रीट करोगे तो ये CN Br को रिप्लेस करके C2H5CN बना देगा। लेकिन अगर आपने यहां पर AgCN ले लिया तो AgCN यहां पर क्या बनाएगा, NC। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे ये रीजन है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर है आयोनिक बॉन्ड,
और यहां पर है कोवेलेंट बॉन्ड, याद है सबको, सिल्वर साइनाइड यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन सिल्वर के साथ में क्योंकि यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग किया हुआ है, नाइट्रोजन फ्री है, इसलिए नाइट्रोजन इस कार्बन से यहां पर जुड़ जाता है। लेकिन ऊपर वाले केस में क्योंकि पोटेशियम और सीएन के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, पहले के पॉजिटिव अलग होगा, सीएन नेगेटिव अलग होगा। जब सीएन नेगेटिव अलग हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन बोलेगा कि यार मैं इस कार्बन के साथ में जुड़ता हूं और प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूं, तो नाइट्रोजन तू रहने दे, मैं जुड़ूंगा, इसलिए यहां पर सीएन जुड़ जाता है। सेम सिनेरियो यहां पर भी है, देखो सेम सिनेरियो यहां पर भी है। यहां पर क्या है, C2H5Br के साथ अगर आपने KNO2 लिया है तो यहां पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी आयोनिक बॉन्डिंग है। लेकिन AgNO2 के अंदर क्या है, AgNO2 के अंदर आपका जो NO2 ग्रुप है वो अगर अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगर आपने अमोनिया डाल दिया तो अमोनोलेसिस होगा, इसको हॉफमैन अमोनोलेसिस भी बोला जाता है। तो यहां पर क्या होगा, इसके साथ में आपको देखो कितने टाइप के अमाइन मिलेंगे। एक तो सिंपल यहां से Br, इसके H के साथ HBr बन के बाहर हो गया। अब यहां बचा NH2, ये NH2 Br की जगह ले लेगा तो हो जाएगा C2H5NH2। ये आपका प्राइमरी टाइप का अमाइन बन गया। लेकिन हो सकता है यहां पर आपको एक सेकेंडरी टाइप का अमाइन भी मिल जाए, हो सकता है आपको यहां पर टर्शरी टाइप का अमाइन भी मिल जाए, और हो सकता है आपको यहां पर क्वार्टरनरी टाइप का अमाइन भी मिल जाए। तो आपको यहां पर 4 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे हॉफमैन अमोनोलेसिस के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसका ट्रीटमेंट RONA सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हो तो यहां से Br इस Na के साथ NaBr बन के बाहर हो जाएगा, यहां से RO इससे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ईथर, दैट इज ROR। उसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Ag पॉजिटिव के साथ करोगे तो ये Ag पॉजिटिव इसके Br को लेकर AgBr बन के बाहर हो जाएगा, और RCOO नेगेटिव ये C2H5 से जुड़ जाएगा तो C2H5 हो जाएगा और OOCr उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी सारी रिएक्शंस है, आप इसको प्रॉपर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा और एक बार अपनी एनसीईआरटी से और अपने नोट से भी क्रॉस चेक कर लेना। ऐसी कोई रिएक्शन जो आपके नोट्स में मिसिंग हो नोट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम विलियमसन सिंथेसिस है, आपको नहीं पता है तो लिख लेना। इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलेसिस नहीं पता है तो इसको भी उधर एक तरफ नोट कर लेना। ये वाली रिएक्शन अगर आपके नोट्स में नहीं हो तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब यहां पर SN1 SN2 में डिफरेंस देख लेते हैं। SN1 के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करी जाती है और यहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन केवल एक रिएजेंट पर डिपेंड करता है, एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, दैट इज योर अल्काइल हैलाइड। लेकिन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, यानी अल्काइल हैलाइड पर भी और आपके न्यूक्लियोफाइल पर भी। SN1 के अंदर पहले आपका जो अल्काइल हैलाइड है, पहले आपका जो अल्काइल हैलाइड है, पहले उसका ब्रोमीन अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, है ना। तो ये कार्बोकेटायन आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा विद ज्योमेट्री ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है, वो आगे से भी अटैक कर सकता है, इसलिए यहां पर आपको रेसिमाइजेशन मिलेगा। रेसिमाइजेशन का मतलब है कि यहां पर इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके CH3 से यहां पर Br ऐसा जुड़ा हुआ है तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करके यहां पर ऐसा भी प्रोडक्ट बना लेगा और न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करके ऐसा भी प्रोडक्ट बना लेगा। तो इन्वर्जन भी मिलेगा आपको और रिटेंशन भी मिलेगा, इसलिए बोलते हैं यहां पर आपको मिलता है रेसिमाइजेशन। और यहां पर रेट ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, टर्शरी की, क्योंकि टर्शरी कार्बन जो होगा उसका यहां पर जो कैटायन बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी और मिथाइल तो हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शरी और थोड़ी बहुत सेकेंडरी करता है, प्राइमरी और मिथाइल नहीं करता। वहीं अगर मैं SN2 में आ जाऊं तो यहां पर आपको एक पेंटावेलेंट स्टेट मिलेगी, आपके कार्बन से ऑलरेडी लेट से एक न्यूक्लियोफाइल अटैच रहेगा और एक नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, तो यहां पर आप लोगों को एक पेंटावेलेंट स्टेट मिलेगी। और अब यहां से पुराना न्यूक्लियोफाइल आउट हो जाएगा और नया न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्ली जुड़ जाएगा, तो आपको यहां पर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। यानी पुराना न्यूक्लियोफाइल अगर आपको राइट साइड दिख रहा है तो नया न्यूक्लियोफाइल आपको लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये ग्रुप के ऊपर चीज डिपेंड करती है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर पाएगा या नहीं पीछे से। तो यहां पर मिथाइल वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है,
देन प्राइमरी वाला। सेकेंडरी और टर्शरी तो आप मान के चलो नाम के लिए होते हैं, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं। अगली रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर आप लोगों ने बीटा एलिमिनेशन पाथवे पढ़ा होगा। बीटा एलिमिनेशन पाथवे आप सभी लोग जानते हैं कि वो कार्बन जिससे हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा है वो आपका अल्फा कार्बन। अभी अल्फा कार्बन के पास में ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, यानी वो कार्बन जो अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड हो वो बीटा। अब क्या होगा, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन जाएगा और ये बीटा कार्बन या ये बीटा कार्बन, इनमें से एक हाइड्रोजन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से एक तो KBr बाहर निकलेगा, यहां से एक H2O बाहर निकलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, तो यहां पर आपको कुछ भी इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकालना है, आप तो इतना ध्यान रखो। तो यहां पर क्या होगा, दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले वाले केस में ये वाले बीटा कार्बन का हाइड्रोजन छोड़कर निकल जाएगा, तो एक तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा और ये प्रोडक्ट मेजर होगा। और दूसरे केस में क्या होगा कि ये वाले बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन उसे छोड़कर जाएगा, तो आपको एक हाइड्रोजन की कमी यहां दिखेगी और हेलोजन तो ऐसे चला गया, लेकिन ये प्रोडक्ट माइनर होगा। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल, एलिमिनेशन उस कार्बन से होगा जिस कार्बन से हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद जो डबल बॉन्ड बनेगा, वो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड मोर एंड मोर नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे कि यहां पर आप देखो कि अगर ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो अब इस डबल बॉन्ड के इधर कोई कार्बन है ही नहीं, केवल एक कार्बन है। लेकिन आप यहां देखो डबल बॉन्ड के इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, तो ये ज्यादा बैलेंस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। यहां पर भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये कार्बन अल्फा कार्बन है, अब इसके पास में मान लो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, तो आप देखो ना इसके पास में 1, 2 और 3 बीटा कार्बन हो गए। और 3 बीटा कार्बन होने की वजह से इसके पास में 3, 3, 6 और 3, 9 बीटा हाइड्रोजन हो गए। तो 9 हाइड्रोजन आर अवेलेबल जो कि रिलीज किए जा सकते, तो ऑब्वियसली इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी। और यहां वाले केस में क्योंकि ये सेकेंडरी वाला केस है, इसके पास में 1 और 2 बीटा कार्बन है, तो 2 + 3 यहां पर 5 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो फिर वो थोड़ी कम होगी, 9 के मुकाबले 5 कम होगा। और प्राइमरी वाले में केवल 2 या 3 ही अवेलेबल होंगे, इसलिए प्राइमरी वाला लीस्ट रिएक्टिव होता है। रिडक्शन के अंदर अगर आपने आपके अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट हाइड्रोजन के साथ कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 573 केल्विन, तो यहां पर एक हाइड्रोजन इस Br को लेकर HBr बन के बाहर हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होकर C2H6 बना लेगा। एक रिडक्शन और होता है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 420 केल्विन पर आप HI के साथ ट्रीटमेंट कर दो, तो हाइड्रोजन कार्बन पर अटैक कर लेगा और ये आयोडीन के साथ मिलकर आयोडीन गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन होती है रिडक्शन विद मेटल। अब देखो सबसे पहली रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम दूसरे CH3Br के साथ अगर ट्रीट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पर क्या होगा, ये 2 सोडियम दोनों ब्रोमीन को लेकर बाहर हो जाएगा और ये CH3 जुड़ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गया है ना। अच्छा, वुड्स फिटिक के नीचे सबसे पहले अपन 3rd नंबर वाली पढ़ लेते हैं, फिटिक। फिटिक के अंदर क्या होता है, 2 एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बट इसने क्या करा, इसने 2 एरोमेटिक रिंग ले ली, बाकी सब कुछ इसने सेम रखा, ड्राई ईथर भी रखा, सब कुछ रखा। और यहां पर ये 2 बेंजीन रिंग अब क्या होगी, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी बाइफिनाइल बनाने के लिए और 2NaBr बाहर हो जाएगा। अब वुड्स फिटिक में क्या होगा, वुड्स फिटिक में एक अल्काइल हो गया, एक अल्काइल हैलाइड हो गया वुड्स के हिसाब से, 2 मोल्स ऑफ सोडियम ले लिया, और एक फिटिक हो गया एरोमेटिक रिंग के हिसाब से, यानी दोनों की रिएक्शन का मिक्सचर। तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेंजीन रिंग और यहां से आ जाएगा CH3 और ये 2NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रिएक्शन विद Mg, तो यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास में CH3Cl है और अगर आप उसका ट्रीटमेंट Mg के साथ करते तो क्या बन जाएगा, CH3MgBr, यानी कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत तो आप लोग सब जानते ही हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आपने वाटर की प्रेजेंस में रख दिया तो यहां पर इसका CH3 हाइड्रोजन के साथ वाटर के CH4 बना लेगा, देन ये आपका Mg जो है इसमें एक Br और एक OH ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेलो अरीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली रिएक्शन होती है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर आपने एक टोल्यूइन लिया है और टोल्यूइन का ट्रीटमेंट अगर आप हेलोजन के साथ करो, लेकिन कैटेलिस्ट आपने आयरन लिया है इन डार्क, यानी एक लुईस एसिड लिया है, तो यहां पर आपको एक तो ऑर्थो हेलोटोल्यूइन और एक पैरा हेलोटोल्यूइन मिलेगा। एक आपको ऑर्थो हेलोटोल्यूइन मिलेगा और एक आपको पैरा हेलोटोल्यूइन मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर सनलाइट डाल दी 383 केल्विन्स में, तो यहां पर एक्चुअली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में घुस जाएगी और यहां पर क्या होगा, हेलोजन इस पर्टिकुलर कार्बन पर अटैक करेगा, एक HX बन के बाहर हो जाएगा और दूसरा हेलोजन यहां पर अटैक करके CH2X बना लेगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि हेलोजन ऑब्वियसली पैरा पोजीशन पर अटैक करे, तो आपको ये भी एक प्रोडक्ट मिल सकता है, यानी CH2X तो रहेगा और जो दूसरा हेलोजन रहेगा वो पैरा पोजीशन पर आकर अटैक हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है बोर्ड एग्जाम में। कैटेलिस्ट पर ध्यान देना, यहां पर आयरन कैटेलिस्ट है और डार्क कंडीशन है, यहां पर टेम्परेचर 383 यानी 100 डिग्री सेल्सियस है और सनलाइट है। ठीक है, अगली रिएक्शन होती है सेंडमेयर रिएक्शन। बेंजीन आपका जो यहां पर हेलोजन नहीं, यहां पर आएगा अमाइन, एनिलीन। तो जब आपके एनिलीन का ट्रीटमेंट आप लोग NaNO2 प्लस HX के साथ करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, आपको यहां पर मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब जब आप इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट, बेंजीन मतलब ये, डाइजोनियम मतलब ये, हैलाइड मतलब ये, CuX या HX के साथ करेंगे, तो यहां पर ये N2 दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा है, जल्दी से भाग जाएगा और ये हेलोजन यहां पर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका हेलोबेंजीन। अब अगर मान लीजिए यहां पर आप Cl ले लो, यहां Cl ले लो, यहां Cl ले लो, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। वैसे आपको यहां मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, उसके अलावा एक रिएक्शन आती है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, तो आपने उसका ट्रीटमेंट कॉपर और HX के साथ कराया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां पर सेंडमेयर में CuX और HX है, CuX और HX दोनों है यहां पर, लेकिन यहां पर केवल Cu है। तो गेटरमैन और सेंडमेयर में क्या फर्क है, सेंडमेयर में कैटेलिस्ट CuX है, यानी रिएजेंट CuX है, यहां पर केवल Cu है, ये फर्क है। यहां पर भी आपको आपका हेलोबेंजीन मिलेगा, इसकी यील्ड कम होती है फिंकल्स उसके मुकाबले सेंडमेयर के। गेटरमैन के बाद रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का। तो यहां से K, यहां से X, KX बन के बाहर, ये N2 तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। अब यहां पर केवल जो आयोडीन बचेगा वो यहां अटैक करेगा और आयोडोबेंजीन बना लेगा। एक होती है बाल-सीमन रिएक्शन। बाल-सीमन रिएक्शन के अंदर आप आपके बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट HBF4 के साथ करते हो, ये H और ये X, HX बन के बाहर हो जाएंगे और BF4 यहां पर अटैच हो जाएगा, तो हो जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। अब क्या होगा, अब यहां से जब आप इसे हीट करोगे तो नाइट्रोजन सबसे पहले भागेगा, फिर यहां से BF3 भाग जाएगा BF4 में से, और एक फ्लोरीन जो होगा वो यहां अटैच होकर बना लेगा फ्लोरोबेंजीन। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोग सब जानते हो कि आपके जो हेलो अरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना इजीली शो नहीं करते। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ज्यादा हैवी कंडीशन लगेगी NaOH के OH को यहां पर Cl की जगह पे लगाने के लिए। इसके पीछे क्या रीजन होता है, हम लोग सब जानते हैं कि आपका जो यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड होता है और यहां पर जो क्लोरीन होता है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझेगा कि ये जो बेंजीन रिंग का कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। यहां पर क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर रिंग में डिनोट कर देगा, डोनेट कर देगा। तो रिंग का ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर आ जाएगा और यहां पर रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। यहां पर रेजोनेंस शुरू होने के बाद में क्लोरीन के साथ में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा क्लोरीन पर, लेकिन क्लोरीन और इस पर्टिकुलर कार्बन का एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 में भी डबल बॉन्ड बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर 2 में भी डबल बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रक्चर नंबर 3 में भी आप लोगों को यहां पर आपको यहां पर रेजोनेंस के अंदर डबल बॉन्ड दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
ये रेजोनेंस करना तो आता ही होगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर रेजोनेंस के आपको क्लोरीन कार्बन में डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो क्लोरीन कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है भाई, अल्काइल हैलाइड में तो सिंगल बॉन्ड होता था, तो सिंगल बॉन्ड टूट जाता था, लेकिन अराइल हैलाइड्स के अंदर क्लोरीन कार्बन में रेजोनेंस की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम डबल बॉन्ड दिखाई देता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। इसलिए ये इजीली Cl इस कार्बन को छोड़ के नहीं जाता और OH को लगने नहीं देता, इसलिए आपको बहुत ज्यादा विगरस कंडीशन चाहिए होती है। हाँ, आप लोग सब ये बात जानते ही होंगे कि अगर आपने रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दिया, तो यहां पर आप लोग सब जानते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। आई होप आप लोगों ने ये बात पढ़ भी रखी होगी मेरे साथ में। मैंने आपको ये बात बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कई बार पढ़ाई है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आ गया याद? इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो अगर आपके पास में यहां पर क्लोरोबेंजीन और अगर मैं इसके अंदर 1, 2 और 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़ दूं, तो केवल मैं पानी को अगर बॉईल कर दूंगा तो पानी यहां से HCl बन के बाहर हो जाएगा और OH यहां जोड़ देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस के अंदर अगर आपने 2 मोल अमोनिया यहां पर ले लिए विद क्लोरोबेंजीन एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 50 ATM, तो यहां पर एक NH2 अटैच हो जाएगा। अब यहां पर बचा एक NH3 और एक हाइड्रोजन और एक Cl आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4Cl। दूसरी रिएक्शन अगर आप CuCN के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हो 250 डिग्री सेल्सियस पर इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो आपको यहां पर साइनोबेंजीन मिलेगा और कॉपर क्लोराइड यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 100% क्लियर हो गया। अब गाइस आप लोग एक बार इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर देख लीजिएगा हेलोअरीन्स की, जैसे कि वो नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वो सब एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये केवल एक फास्ट रिवीजन वाला वीडियो था। डिटेल वीडियो हेलो अल्केन हेलो अरीन का मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर करा चुका हूं। ठीक है, चलिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ये केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, बस इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई है। तो चलो, अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी एक बार फोकस मारना है। स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसके अंदर पढ़ाई गई है, वो रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन, कार्ब कैटायन, है ना, कायरलिटी, ये सब चीजें पढ़नी है, यानी एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी है, मेरे वीडियो से डिटेल में पढ़ना है। ये केवल एक फास्ट, सुपर फास्ट रिवीजन था विद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।